पक्षों में मारपीट हो गई है। क्रिकेट विवाद में दो पक्षों में मारपीट हुई और तमंचा निकालकर यहां पर दहशत भी फैलाई गई। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। शाहाबाद के मोहल्ला बलाईकोट का ये मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि क्रिकेट खेलने को लेकर मामूली विवाद जो है वो आगे बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया, हिंसक हो गया। ये देखिए, हाथ में कट्टा लिए ये शख्स विवाद के बीच में, और आरोप लगाया जा रहा है कि यहां पर क्रिकेट मैच चल रहा था, लेकिन उसके बाद दोनों ही टीम के बीच विवाद की शुरुआत हुई और फिर दोनों टीम आमने सामने आ गए, एक दूसरे पर हमला हुआ और इसी बीच एक शख्स ने तमंचा निकाल लिया। तमंचा निकालकर दहशत फैलाने का आरोप इस पर, और उसी वक्त वहां मौजूद किसी शख्स ने वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हरदोई के शाहाबाद इलाके का बताया जा रहा है ये वीडियो। उधर जालौन में भी कुछ ऐसा ही हुआ। वहां पर भी दो पक्षों में झड़प हो गई है। बीच सड़क पर दो पक्षों में मारपीट हुई और दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले हैं। रंगदारी और वर्चस्व को लेकर बताया जा रहा है कि ये दोनों गुट आमने सामने आ गए और दोनों गुटों के बीच में मारपीट हुई है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है। कोंच कोतवाली इलाके का बताया जा रहा है वीडियो। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जो खबर आ रही है उसके मुताबिक यहां पर रंगदारी पर वर्चस्व किसका हो, उसे लेकर दो गुटों में मारपीट चल रही है। उधर लखीमपुर खीरी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश यूसुफ बंजारा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसे सीएचसी से जिला हॉस्पिटल रेफर किया गया। आरोपी पर लखीमपुर, सीतापुर, पीलीभीत, बहराइच जिलों में 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के रेहरिया चौकी इलाके में देर रात यह एनकाउंटर हुआ। और अब खबर चंदौली से। यहां पर इलिया थाना क्षेत्र में खरौझा गांव में जमीन को लेकर विवाद हो गया। दो पक्ष आपस में भिड़ गए। आरोप है कि वर्तमान प्रधान ने अपने कुछ साथियों के साथ पीड़ित के घर पर हमला बोल दिया, जिसमें कई लोग जख्मी हो गए। घायलों का पहले शहाबगंज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही उन्हें भर्ती कराया गया, वहीं पर उपचार चला, लेकिन बाद में डॉक्टरों ने दो की हालत गंभीर बताई और फिर रेफर कर दिया। खरौझा गांव का यह मामला है। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधान पर चुनावी रंजिश। हमारे घर में घिसराए के लगन मारा है। घर में घुस के सिकड़ी मंगलसूत्र बूढ़ दादी जो 100 बरिस के उनके खिसराए के लगन। उधर फर्रुखाबाद में खाकी को शर्मसार करने वाला एक इंसिडेंट हुआ है। यहां पर दारोगा ने दारू के नशे में 2 स्थानीय लोगों को अपनी कार से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों की हालत गंभीर है। इसमें से एक युवक की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को सीएचसी कमालगंज से जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोपी दारोगा का नाम विजय कुमार है, जिसे जांच के बाद सस्पेंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि टक्कर लगने के बाद भी दारोगा ने भागने की कोशिश की, लेकिन शांति गेस्ट हाउस के पास लोगों ने दारोगा की कार को घेर लिया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। उसमें एक की जो है सर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी, गंभीर स्थिति में था, गैस्ट्रिक में था, उसको तत्काल रेफर कर दिया है। दूसरा जो था उसके हाथ में चोट लगी थी, सस्पेक्टेड फ्रैक्चर था, उसको भी रेफर कर दिया गया था लोहिया के। थाना कमालगंज पर नियुक्त उप निरीक्षक विनय कुमार के द्वारा आज शाम को 8 बजे शराब के नशे में लापरवाही से अपनी स्विफ्ट डिजायर को चलाते हुए वहीं के कमालगंज के रहने वाले अंकुर गुप्ता का एक्सीडेंट किया गया है, जिसके संबंध में उनका मेडिकल भी करवाया गया, जिसमें शराब की पुष्टि हुई है, जिसमें तुरंत प्रभाव से एक्शन लेते हुए दरोगा विनय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है।
खबर शाहजहांपुर से, जहां पर नशा तस्कर गैंग के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 2 करोड़ 80 लाख रुपए की चरस और गांजा बरामद किया। सरगना समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम को यह कामयाबी मिली। पुलिस ने शातिर सरगना दिनेश जायसवाल समेत 5 तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 2 किलो 800 ग्राम चरस, 8 किलो गांजा, इलेक्ट्रॉनिक तराजू, गाड़ी और 6 मोबाइल फोन भी बरामद किए। गिरफ्तार सरगना बाराबंकी का बताया जा रहा है। शाहजहांपुर ही नहीं बल्कि हरदोई, बरेली, पीलीभीत और लखनऊ तक बड़े पैमाने पर चरस और गांजे की सप्लाई करवाता था। पुलिस मामले में आगे की तफ्तीश में जुटी है। दिनेश जायसवाल के ऊपर गैंगस्टर और हत्या जैसे कई केस दर्ज हैं। अलग अलग थानों में पुलिस ने इन सभी को थाना सदर बाजार के हाईवे की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया। और इनका एक परिवार का ही सदस्य गोंडा बहराइच क्षेत्र में भी यह काम करता है, ऐसी बात संज्ञान में आई, जिसको इसकी छानबीन की जा रही है। जो ये गांजा मंगाते हैं, ये जानकारी मिली है कि अयोध्या से मंगाते हैं और अयोध्या में जो व्यक्ति इनको देता है वो संभवतः आंध्र प्रदेश या उड़ीसा से मंगाता है। इसके बारे में हम लोग छानबीन कर रहे हैं। और प्रशासन की एक और बड़ी कार्रवाई की बात कर लेते हैं। बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद के गैंग पर एक बार फिर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने अतीक अहमद गैंग के सदस्य माजिद की 30 बिस्वा जमीन कुर्क की है। पूरा मुफ्ती थाना पुलिस ने मरियाडी में गैंगस्टर एक्ट के तहत ये कार्रवाई की। कुर्क की गई जमीन की कीमत करीब 2 करोड़ 25 लाख रुपए बताई जा रही है। डीएम के आदेश के बाद कार्रवाई हुई है। आपको बता दें, इससे पहले भी माजिद की जमीन कुर्क की गई है। और अब खबर अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र आज राम मंदिर की नींव का निरीक्षण करेंगे और साथ ही राम जन्मभूमि परिसर में नींव के रॉ मटेरियल को लेकर एक चर्चा होगी। अगले दिन यानी कि कल की बात करें 14 जून को सुबह 9 बजे से लेकर 1:30 बजे तक राम जन्मभूमि परिसर में बैठक होने वाली है। इसके बाद दोपहर 3 बजे से एक और बैठक शुरू होगी जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। सर्किट हाउस में ये मीटिंग होगी। बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ L&T और टाटा कंसल्टेंसी के एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे। निमेश गोस्वामी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। निमेश, आज की बैठक जो होने वाली है वो कितनी महत्वपूर्ण है? रॉ मटेरियल को लेकर चर्चा होगी, नींव की क्वालिटी को लेकर चर्चा होगी, और क्या? अगर आपको बताएं तो हर 2 महीने पर भवन निर्माण समिति की एक बैठक होती है जिस पर कार्यों की समीक्षा की जाती है। इसमें गैंग का जो है वो भवन निर्माण समिति के चेयरमैन उनकी अध्यक्षता रहती है। साथ ही इसमें भी एक कार्यदायी संस्था है, सभी लोग साथ में रहते हैं। आज सुबह से मैराथन का दौर शुरू होगा 9:30 बजे और सर्किट हाउस से निकलकर राम जन्मभूमि परिसर पहुंचेंगे भवन निर्माण समिति के चेयरमैन और 9:30 से 10:30 बजे तक वो राम मंदिर की नींव का निरीक्षण करेंगे। मंदिर की नींव लगभग 5 फीट से ऊपर बन चुकी है और एक बड़े भूखंड का निर्माण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इसका निरीक्षण जरूर करेंगे। इसके बाद सप्ताह जो होगा वो 10:30 बजे से 1 बजे तक नींव के रॉ मटेरियल पर चर्चा होगी। ये इस बात पर चर्चा होगी कि कैसे 1000 वर्षों तक राम मंदिर रहेगा, उस पर क्या क्या मटेरियल है। 5 चीजों पर जानकारी कार्यदायी संस्था जो टाटा कंसल्टेंसी है और L&T इनके साथ की जाएगी। सर्किट हाउस बनने वाला होगा, उससे फिर यह स्वयं चलेगा। लेकिन कल सबसे अहम होगी दोपहर के बाद 3 बजे से और शाम 5 बजे तक इस पूरे जो आज की बैठक है और कल की बैठक की समीक्षा के बाद इस पर चर्चा करेंगे। ट्रस्ट के पदाधिकारी रहेंगे तो साथ ही की अध्यक्षता करेंगे और ये जानकारी देने वाली कि क्या रूप रेखा होगी, किस तरीके से मंदिर निर्माण का कार्य चलेगा। जाहिर कोरोना काल में मंदिर के निर्माण को लेकर के प्रशासन बिल्कुल निमेश, और हर 2 महीने पर ये मीटिंग होती है ताकि जो प्रोग्रेस है राम मंदिर निर्माण को लेकर और गुणवत्ता को लेकर उस पर हमेशा नजर बनाए रखी जा सके। धन्यवाद आपका इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो अयोध्या में बेहद अहम दिन रहने वाले हैं आज और कल। ये 2 दिन बैठकों का दौर अयोध्या राम भूमि जन्म परिसर में जारी रहेगा।
भव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान में ही राम भक्तों ने 700 करोड़ रुपए की धनराशि समर्पित की है और इस राशि में से ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ की एफडी भी कराई है। धर्मनगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। मंदिर निर्माण के लिए भक्तों ने दिल खोलकर दान भी किया है। ट्रस्ट से मिली जानकारी के मुताबिक अकेले मंदिर निर्माण के लिए देश भर में शुरू किए गए समर्पण निधि अभियान में ही राम भक्तों ने लगभग 700 करोड़ रुपए की धनराशि दान की है और इस भारी भरकम राशि में से ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अयोध्या ब्रांच में 500 करोड़ रुपए की एफडी भी करा दी है। देश भर में 15 जनवरी से 27 फरवरी 2021 तक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान चलाया गया था। खास बात यह है कि देश भर में कई स्थानों पर मुस्लिमों ने भी निधि समर्पण अभियान में भाग लिया था और दान किया था। और अब राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की नजर भारत से बाहर रह रहे विदेशी दानदाताओं पर है। इसके लिए केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद ट्रस्ट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली स्थित मुख्य ब्रांच पर भी एक खाता खोल दिया है। इस खाते के संचालन का दायित्व 3 लोगों को सौंपा गया है। जो लोगों का दिया हुआ पैसा है तो उसमें से मात्र 500 करोड़ की एफडी करा दी, जिससे कि हमको उसका इंटरेस्ट मिलने लगे। पैसा करंट अकाउंट में पड़ा रहता है, उससे मुझको कोई आयत नहीं होती है। तो एफडी तो 500 करोड़ कराई है। हमारे ट्रस्टियों को चाहिए कि और भी करा दें, जिससे हमारी ब्याज की आमदनी तो आए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक आज अयोध्या में होगी। 13 और 14 जून को समिति की बैठक दोपहर 3 बजे से सर्किट हाउस फैजाबाद में होगी। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा 12 जून की देर शाम ही अयोध्या पहुंच गए थे। नृपेंद्र मिश्रा 2 दिन तक अयोध्या में रहकर मंदिर निर्माण की प्रगति की समीक्षा के साथ साथ भावी योजनाओं पर मंथन भी करेंगे। लेकिन सबके बीच दान किए गए चेक को भी ट्रस्ट तेजी से क्लियर करा रहा है ताकि टोटल दान की राशि का अंदाजा लगाया जा सके। चेकिंग कलेक्शन पड़ी हुई है, वो भी क्लियर हो रही है और अभी उसमें पूर्ण उसका हिसाब बनने में पूरा ये महीना आपका जून का लग जाएगा। तब तक जून के बाद हो सकता है हम क्लियर कर पाए कि हमारे पास क्या है। निधि समर्पण अभियान के दरमियान राम भक्तों के द्वारा दिए गए दान की रकम में से 500 करोड़ रुपए की तो एफडी एसबीआई अयोध्या के ब्रांच में करा दी गई। लेकिन ट्रस्ट का टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा अमाउंट फिक्स किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिल सके और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। इधर मेरठ में वैक्सीनेशन का अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है और ऐसे में अब मेरठ में सोमवार से ऑटो वालों और ठेले वालों को भी वैक्सीन लगाने की तैयारी है, जिसे लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। देखिए ये रिपोर्ट। वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की मुहिम अब रंग लाती दिख रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मेरठ में ऑटो वालों और रेहड़ी पटरी दुकानदारों समेत सड़क पर ठेला लगाने वाले दुकानदारों के टीकाकरण कराने पर जोर दिया जा रहा है, जिसे सोमवार से लागू करने की योजना है, जिसके लिए मेरठ नगर निगम और आरटीओ ऑफिस में एक विशेष कैंप लगाया जाएगा। जो शहर की गलियों में पटरे पर जो छोटे व्यापारी हैं और जो रेहड़ा चलाते हैं, खोमचे वाले हैं, आइसक्रीम वाले हैं, जो सड़कों के किनारे रहते हैं, इनका टीकाकरण करने हम जा रहे हैं। इनका टीकाकरण हमें नगर निगम के द्वारा लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी और प्रतिदिन हम 100 लोगों को 18 से 44 आयु के और 45 वर्ष अधिक आयु के 100 लोगों का 200 लोगों का टीकाकरण नगर निगम में करने जा रहे हैं। एक तरफ वैक्सीनेशन रफ्तार पकड़ रहा है तो दूसरी तरफ सीरो सर्वे का काम भी करीब पूरा कर लिया गया है। इस सर्वे के दौरान करीब 1450 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी एंटीबॉडीज की जांच माइक्रोबायोलॉजी लैब में की जाएगी। इन सैंपल्स में वो लोग भी शामिल किए गए हैं जिन्होंने पिछले साल कोरोना को हराया था। हमने जो सीरो जनरल और स्लम एरिया के थे वो सब सैंपल्स हमारे लैब को जा चुके हैं। कितने दिन का अभियान था ये? 3 दिन का अभियान था ये, 9, 10 और 11 जून का, और उसी में ही पूर्ण किया हमारी टीमों ने। इसमें 18 टीमों ने काम किया है हमारी जनपद में। 16 थी, 2 टीमें हमने बाद में बढ़ाई थी, 18 टीमों ने इसमें काम किया है। एक तरफ वैक्सीनेशन और सीरो सर्वे का अभियान तो दूसरी तरफ साप्ताहिक कर्फ्यू में प्रशासन की सख्ती। शायद इसी का असर है कि मेरठ में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर हम ऐसे ही सरकारी गाइडलाइंस का पालन करते रहेंगे, कोविड नियमों का पालन करते रहेंगे,
तो यकीनन हम कोरोना को मात दे पाएंगे। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे। अभी एक छोटी सी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई है। बताया जा रहा है कि अजरऊ गांव का ये मामला है, जहां पर करीब 13 लोगों ने वर्तमान प्रधानपति के घर के बाहर ईंट पत्थर फेंके, लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल भेज दिया। प्रधानपति के पिता शिव सिंह की तहरीर पर महिलाओं समेत 13 लोगों पर बलवा की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक छोटी सी बच्ची के सड़क पर टॉयलेट करने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। इधर 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अब हर दल ने कसरत तेज कर दी है। बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने मथुरा में एक बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय भी पहुंचे, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही हैं कि रामवीर उपाध्याय बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की कसरत तेज होने लगी है। इसी कड़ी में मथुरा में बीजेपी ने ब्रज क्षेत्र के पार्टी पदाधिकारियों की बैठक की। बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल मौजूद रहे। इस दौरान कई विधायकों ने भी सुनील बंसल से मुलाकात की और 2022 के चुनाव के रोड मैप पर चर्चा हुई। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बीएसपी सरकार में मंत्री रहे रामवीर उपाध्याय और सुनील बंसल की मुलाकात रही। काफी देर तक दोनों नेताओं की बैठक हुई, जिसके बाद रामवीर उपाध्याय के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों को और हवा मिली। हालांकि इस मसले पर अभी कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन रामवीर उपाध्याय की पत्नी सीमा उपाध्याय ने दावा किया है कि सुनील बंसल ने उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आशीर्वाद दिया है। पार्टी की मीटिंग थी तो हम आए थे यहाँ पर और बंसल जी से मिले और काफ़ी चर्चाएं हुई सब विषयों को लेकर के, और उन्हें आश्वस्त किया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का आशीर्वाद हमें दे रहे हैं और हम चुनाव जीत रहे हैं। सीमा उपाध्याय के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।